राज्य के 12 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, बाढ़ का पानी कुछ और इलाकों में फैला। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को दी मंजूरी। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 45,919 हो गई है। और केंद्र सरकार ने 1 अगस्त से शुरू हो रहे अनलॉक 3 के लिए जारी किए दिशा निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में खबरों के साथ। मैं अंशु अवस्थी। अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाढ़ की। राज्य में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ का पानी कुछ और इलाकों में फैल गया है। 12 जिलों में से 102 प्रखंडों की 901 पंचायतों में 38 लाख की आबादी बाढ़ का प्रकोप झेल रही है। बूढ़ी गंडक नदी मुजफ्फरपुर के सकरा में और अधवारा नदी दरभंगा के विशुनपुर में 2017 के उच्चतम बाढ़ बिंदु को पार कर गई है। इसे देखते हुए केंद्रीय जल आयोग ने इन क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आज भी बिहार के अनेक इलाकों में बारिश हो रही है। अब तक 3 लाख से अधिक लोगों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से निकाला जा चुका है। प्रभावित क्षेत्रों में 19 राहत शिविर और 979 सामुदायिक रसोई संचालित की जा रही है। एक रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है, जहां 17 प्रखंडों की 145 पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल गया है। सैकड़ों एकड़ में लगी फसलें जलमग्न हो गई हैं। पश्चिमी चंपारण के 9 प्रखंडों की 63 पंचायतों में बाढ़ का प्रकोप है। चंपारण तटबंध से मंगलपुर समेत अनेक स्थानों पर रेन कटिंग से सीपेज का खतरा बढ़ गया है। नेपाल में एक बार फिर भारी बारिश होने से गंडक बैराज में डिस्चार्ज बढ़ गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भ्रमण कर रही हैं। पश्चिमी चंपारण में ऐतिहासिक अशोक स्तंभ भी पानी में डूबा हुआ है, जिससे इसके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। समस्तीपुर के कल्याणपुर समेत अनेक नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैल जाने के कारण जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इधर जिले के जटमलपुर तीरा गांव के पास बागमती नदी का पानी स्टेट हाईवे पर चढ़ जाने के कारण समस्तीपुर दरभंगा मुख्य मार्ग पर प्रशासन ने बड़े वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 26 टीमें बचाव और राहत कार्यों में लगी हुई हैं। राज्य भर में राहत का कार्य बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में 979 सामुदायिक रसोई घरों के माध्यम से 5,71,000 से अधिक लोगों को पका हुआ भोजन दिया जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रमुख नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा हुई है। बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती और महानंदा समेत कई नदियों का जलस्तर अभी भी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल राहत केंद्रों में रह रहे लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की और स्थिति की जानकारी ली। कोरोना झंझट पैदा किया है लोगों के लिए, कब किसको कहां हो जाएगा, और दूसरी तरफ ये फ्लड, तो हम लोगों को तो बिल्कुल हर तरह से तैयार रह करके चलना पड़ेगा। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों, पशुपालकों और मछली पालकों को हुए नुकसान की तुरंत भरपाई की जाएगी। अब इस आपदा की घड़ी में जाकर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में और बेहतर तरीके से किसानों को, पशुपालकों को, मत्स्य पालकों को अपनी बेहतर सेवा देने का काम करें। उन्होंने कहा कि पशुओं को सुरक्षित जगहों पर रखने के लिए पशु शिविरों की व्यवस्था के साथ साथ पशुओं के लिए पर्याप्त चारा और दवा की समुचित व्यवस्था की गई है। तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ बाढ़, बिहार वासी इन दिनों दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन परेशानियों से कब निजात मिलती है, ये देखना है। जिला संवाददाताओं की रिपोर्ट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। केंद्र सरकार ने कल नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। करीब 34 साल बाद आई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इस नीति से छात्रों पर परीक्षा का भार कम होगा। वहीं उच्च शिक्षा के लिए सिर्फ एक नियामक होगा। इंजीनियरिंग जैसे विषयों में अगर पढ़ाई छूट गई है तो भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई नीति पर मुहर लगाई गई। एक रिपोर्ट। स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक में अहम बदलाव किए गए हैं।
स्कूली शिक्षा अब 10+2 के बजाय 5+3+3+4 के तहत होगी, तो उच्च शिक्षा में 4 साल के पाठ्यक्रम शुरू हो रहे हैं। वहीं स्कूली शिक्षा में मातृभाषा पर जोर के साथ ही मूल्यांकन की प्रणाली भी बदली जा रही है। नई शिक्षा नीति के तहत निजी और सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए साझा नियम होंगे। अभी अलग अलग संस्थानों के लिए अलग अलग नियम हैं। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए समान नियम होंगे। विधि और चिकित्सा कॉलेजों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षण संस्थान एक ही नियामक द्वारा संचालित होंगे। फीस फिक्स करने की व्यवस्था भी की गई है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान भी शामिल होगा। उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर भी ध्यान दिया गया है, तो तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है। नई शिक्षा नीति के मसौदे को विभिन्न पक्षकारों की राय के लिए सार्वजनिक किया गया था। गौरतलब है कि वर्तमान शिक्षा नीति 1986 में तैयार की गई थी और इसे 1992 में संशोधित किया गया था। नई शिक्षा नीति का विषय 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल था और अब केंद्र सरकार ने देश की शिक्षा का कायाकल्प करने और नए भविष्य का निर्माण करने के लिए आधार भूमि तैयार कर दी है। शैलेंद्र मिश्र के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। बिहार में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 1284 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि इस दौरान 4 लोगों की इससे मौत हुई है। इसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 30,504 हो गई है। वर्तमान में कोरोना से ठीक होने वालों की दर 66.43% है। स्वास्थ्य विभाग से मिली सूचना के अनुसार प्रदेश में अब तक कोरोना से 45,919 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 30,504 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 273 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। सबसे अधिक 41 मौतें पटना में हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। राजधानी पटना में कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पतालों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसी क्रम में पाटलिपुत्र अशोक होटल को कोविड अस्पताल के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। ये जानकारी देते हुए पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस कोविड अस्पताल के लिए डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रहे कोरोना केयर सेंटर की समीक्षा और निरीक्षण के भी निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के नियंत्रण क्षेत्रों से बाहर के इलाकों में गतिविधियों को बढ़ाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अनलॉक 3 के तहत 1 अगस्त से गतिविधियों को बढ़ाने की शुरुआत होगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। रात्रि में लोगों के आने जाने के प्रतिबंधों को हटा लिया जाएगा। 5 अगस्त से योग और जिम जैसे संस्थान खोले जा सकते हैं, लेकिन इनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। स्वतंत्रता दिवस समारोहों को भी सुरक्षित दूरी बनाए रखकर तथा स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मनाया जा सकता है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थाएं 31 अगस्त तक बंद रहेंगी। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को सीमित आधार पर अनुमति होगी, जिसे चरणबद्ध ढंग से बढ़ाया जाएगा। मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और बार के अलावा अन्य गतिविधियों को कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर अनुमति होगी। कंटेनमेंट क्षेत्रों के अलावा अन्य स्थानों पर सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी। कंटेनमेंट क्षेत्रों में गतिविधियां राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तय की जाएंगी और उनका कड़ाई से पालन कराया जाएगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थिति के आकलन के अनुसार कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं। राज्यों के बीच लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ हिस्सों में सरकार द्वारा जारी आदेश के आधार पर यह खबर प्रचारित की जा रही थी कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 15 दिनों के लिए बढ़ा दी है। इस संबंध में सूचना और जनसंपर्क विभाग ने ट्वीट कर और विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि मीडिया और सोशल मीडिया में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने से संबंधित प्रसारित की जा रही खबर भ्रामक और तथ्यों से परे है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाए जाने के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा को अवसर में बदलने के आह्वान के बाद अब बिहार के सुदूर क्षेत्रों में भी ऐसे अनेक रोजगार शुरू हो गए हैं जो लॉकडाउन के दौरान घर में बैठकर किए जा सकते हैं। वैशाली जिले की महिलाओं ने कुछ ऐसा ही प्रयोग किया है जो कामयाब हो रहा है। वैशाली से रतन कुमार की खास रिपोर्ट। कोरोना संकट के इस दौर में जहां एक ओर लॉकडाउन के कारण लोग बेरोजगार हो गए हैं, वहीं वैशाली के कुछ युवाओं और महिलाओं ने इस आपदा को अवसर में बदल दिया है। वैशाली जिले के युवाओं ने इस लॉकडाउन के बीच राखी निर्माण का कार्य शुरू किया है। कटिंग कर यहीं बन रहा है। पहले चाइना में बनता था ना, इस बार इंडिया में बन रहा है और इससे इंडिया में बहुत सारा को रोजगार भी मिल गया। राखी निर्माण के कार्य में लगे इन युवाओं की माने तो एक ओर जहां राखी निर्माण के इस काम से संकट की घड़ी में वे 2 पैसे कमा रहे हैं और कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चीन के बाजारवाद पर भी प्रहार कर रहे हैं। इस बार राखी बाजार में चीन की बनी राखियां नहीं बल्कि स्थानीय स्तर पर घरों में मां बहनों द्वारा तैयार की गई राखियां धूम मचाएंगी। चाइना से बहुत तरह की राखी आती थी जो अब इस बार 100% बंद है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं हो रही है और इस बार मैंने सोचा कि मैं खुद से मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करूं और मैं काम कर रहा हूं। अभी जो चाइना से इंपोर्ट होने लगा उस समय बहुत सारी हम लोगों का देश का पैसा भी उधर जाता था, जो अभी कोरोना काल के वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद है, इसलिए अभी हम लोग अपने ही यहाँ बनवा करके काफ़ी सारे बच्चों को रोजगार भी दे रहे हैं। और काफ़ी बगल में भी छपरा में भी बातचीत हुई है, अभी यहाँ से जाएगी। बगल में आपको समस्तीपुर है, यहीं से जाएगी। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों से न सिर्फ राखी बल्कि सभी भारतीय त्योहारों और आस्था से जुड़े सामानों की आपूर्ति चीन कर रहा था। इस कारण स्थानीय शिल्पकला और लोगों के रोजगार पर असर पड़ा। प्रधानमंत्री के स्वदेशी को अपनाने के आह्वान के बाद अब लोगों में जोश आया है और वे अपनी सृजनशीलता और विवेक का इस्तेमाल करके अपने अभिनव उत्पाद बना रहे हैं और इनका विपणन भी कर रहे हैं। युवकों और घरेलू महिलाओं के सहयोग से ये उद्यम चल निकला है। कई स्थानों पर जीविका दीदियां भी इससे जुड़ गई हैं। जीविका बिहार का ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन है। बुजुर्ग की रहने वाली हूँ, साई जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ और घर में आर्थिक परेशानी हो रहा था लॉकडाउन की वजह से और मुझे पसंद नहीं है, इसके लिए मैं यह राखी बना के और मेरा राखी जीविका द्वारा ग्रामीण बाजार में जाता है। जीविका ग्रामीण बाजार में मेरा राखी सेल होता है और मेरा बनाया हुआ राखी हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर वहाँ का दुकान वाले सब आके ऑर्डर करके बनवा के ले जाते हैं। बेशक राखी बनाने का काम रक्षाबंधन तक ही चलने वाला है, लेकिन भारत तीज त्योहारों और उत्सवों का देश है और अवसर भी आएंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है अवसर को पहचानना और उसका लाभ उठाना। वैशाली से रतन कुमार के इनपुट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अब अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से डालते हैं। राज्य के 12 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, बाढ़ का पानी कुछ और इलाकों में फैला। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को दी मंजूरी। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 45,919 हो गई है। और केंद्र सरकार ने 1 अगस्त से शुरू हो रहे अनलॉक 3 के लिए जारी किए दिशा निर्देश।